our channel Gyan Uday, and today's our topic belongs to first year BA Political Science, International Politics. एक्चुअली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, जिसको हिंदी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है, तो ये विश्व के लिए इतना जरूरी मुद्दा या इतना जरूरी टॉपिक क्यों है? सो आज इस सारी बात के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे एंड साथ में ये भी बताएंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो कैसे काम करती है, या उसकी मौजूदगी कितनी ज्यादा जरूरी है या कितनी इफेक्टिव है। इसके अलावा कितने लोग मतलब किस तरह से इसको लेते हैं या फिर इस पर किस तरह काम किया जाता है, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हियर। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी कि पूरी दुनिया में लगभग 208 या 206 देश हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, देशों की संख्या कभी कम घटती बढ़ती रहती है, बिकॉज अगर कुछ रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं तो उनको ऐड किया जाता है और कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड हैं तो उनको निकाला जाता है। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली में चलता है। साथ ही साथ में ये जो इतने सारे देश हैं, क्या इनको चलाने के लिए, क्या इनको एक साथ जोड़े रखने के लिए किसी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है? क्या वाकई किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है जो इन सब पर थोड़ा सा कंट्रोल या दबाव बना सके? अंतरराष्ट्रीय राजनीति से मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई पूरी दुनिया की सरकार है और वो हम सब पर क्या कर रही है, काबू कर रही है, हमें चला रही है। इट इज नॉट मी। एक्चुअली क्या है कि हर देश की अपनी अपनी सरकारें होती हैं और हर देश में एक नेता होता है जिसको विदेश नेता के नाम से जाना जाता है। तो भाई वो जो नेता होता है ना, तो जिसे विदेश नेता कहा जाता है, तो वो अपने देश की जो नीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखनी है, जिसको विदेश नीति बोला जाता है, तो उस विदेश नीति को पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर लोगों को बताता है कि इट मींस कि ये हमारे देश की क्या है, नीति है। एक तरह से जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जितने भी बाहर के काम होते हैं, वो सारे काम विदेश मंत्री को या फॉरेन मिनिस्टर को देखने होते हैं। तो ये तो हो गई वो बात कि भाई अगर हम अपने देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो हम उसको व्यक्त कैसे करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि भाई चलो व्यक्त भी कर दिया, अब साइड वाला ना माने, वो तो जरूरी है क्या? हो सकता है वो तो हम पर कोई ना कोई इस तरह की टिप्पणी करे या कोई हमला करे या हमें उससे खतरा हो, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? या फिर अगर खतरा है तो वो हम पे हमला कर क्यों नहीं रहा है? ऐसा क्या रीजन है कि अगर दुश्मनी भी है तब भी वो हमसे वार डायरेक्ट नहीं कर रहा? तो एक्चुअली क्या है, पूरी दुनिया को मेंटेन करने के लिए, पूरी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा संगठन में ऑलरेडी बता चुकी थी, यूएनओ है, जो एक ऐसा मंच है जो पूरी दुनिया के लिए बनाया गया है, ताकि दुनिया में कोई भी अगर ऐसा मुद्दा आ जाए जो मतलब जिससे काफी घातक असर हो सकता है लोगों को, नागरिक को, दुनिया को, तो उस मुद्दे के बारे में उस पर चर्चा की जाती है। तो भाई वही क्या चीज है कि अब कुछ लोग भी सोचते हैं कि भाई जो यूएनओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, शायद वो पूरी दुनिया की सरकार है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक बहुत ज्यादा प्रभावी जगह है, बट सरकार नहीं है। इट्स नॉट अ गवर्नमेंट। वहां पर अलग मतलब पोस्ट होती हैं, जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, मैन मेंबर्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, और जो लोकल मतलब वहाँ की वो होती है मीटिंग्स, उसके मेंबर्स भी होते हैं। तो ये क्या है कि हर देश अपना एक प्रतिनिधि वहां भेज देता है और अपनी बात वो लोग वहां पे जाकर रख देते हैं। तो ये तो हो गई इस चीज की बात। अब बात करते हैं कि भाई पूरी दुनिया के जो लोग हैं ना, पूरी दुनिया के जो देश हैं, वहां के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, जो प्रमुख हैं, तो वो बाहर के देशों के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए एक नीति तैयार करके रखते हैं कि भाई हमें इसी नीति के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलना है। इसी नीति को लेकर हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है, आर्थिक संगठन बढ़ाने हैं, या किस तरह से बात करनी है, कोई मसला आ गया है तो उसको कैसे हल करना है। तो वो जो देश है ना, अपनी एक नीति लेकर चलते हैं, और वही नीति जो है विदेश नीति कहलाती है। तो ये जो थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इसका बहुत बड़ा रोल होता है विदेश नीति का, क्योंकि यदि कोई देश जो है विदेश नीति रखता ही नहीं है और इसके पड़ोसी इधर उधर के जो देश हैं वो उसके लिए काफी ज्यादा घातक भी साबित हैं, तो उसके लिए काफी खतरा है। क्यों? क्योंकि एक तो इंटरनेशनल लेवल पे वो अपना कुछ बता नहीं पा रहा, साथ में उसकी खुद की कोई विदेश नीति नहीं है, तो कोई उसका समझौता भी नहीं है। अगर आपको याद हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे देशों ने आपस में संधियां की थी,
वो संधियां कैसी थी, और इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बड़ी भी बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि मान लो जर्मनी ने इस पर हमला कर दिया, इंग्लैंड पर, तो इंग्लैंड के साथ जिसने संधि की थी उसने जर्मनी पर हमला कर दिया, यानी वो देश जिसका कोई मतलब ही नहीं है उसने भी हमला कर दिया। क्यों? संधियां हुई हुई थी, यानी उनके अंतरराष्ट्रीय सहयोग अच्छे थे, वो अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ा रहे थे, तो ये उनका रीजन था। हालांकि उन अंतरराष्ट्रीय सहयोग का नेगेटिव जो पॉइंट्स रहा वो अलग है। तो वहां हमें पता चला कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल हमारी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा हमारे लिए मेन मोटिव क्या होता है कि हमें अपने देश को और अंतरराष्ट्रीय स्तर को शांतिपूर्ण ढंग से लेकर चलना होता है। दैट इज अ रियल पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कि भाई अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स इतनी सुखद हो, इतनी सुखमय हो कि जो हम हैं, हमारे नागरिक, हमारी सरकार, हमारा व्यापार, और जो दूसरे देश हैं उनकी सरकार, उनका व्यापार, मतलब सब मेंटेन बना रहा है। क्योंकि अब सिर्फ एक चीज नहीं रह गई है राजनीति के अंदर कि भाई राजनीति चलाई बात खत्म हो जाती है, नहीं। राजनीति का के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आर्थिक स्तर पर भी सोचे, वो सामाजिक स्तर पर भी सोचे, वो जो है सांस्कृतिक स्तर पर भी सोचे। तो ये सारी चीजों को मेंटेनेंस करने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई आगे हम बात करते हैं ताकत। पहले एक बहुत बड़ी बात है कि भाई जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो हमें पता है कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं और वो सारे देश अपने अपने स्तर की ताकतों का इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने स्तर से ताकतें चलाते हैं और दुनिया के लेवल में उनकी ताकतों को स्टैब्लिश किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द बिगेस्ट वन इज दैट अमेरिका, द इंग्लैंड एंड फ्रांस, इटली, जापान, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका, ब्राजील। सो ये वो कुछ चुनिंदा नाम हैं जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आगे क्या है कि इतने सारे देश ताकत में हैं मगर वो लड़ते नहीं हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा कि शीत युद्ध में क्या हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ाई, और उसमें क्या कहा गया कि भाई मैं ज्यादा ताकतवर, मैं ज्यादा ताकतवर। मतलब वहां ताकत का जो स्तर था वो था, तो वो क्या चाहते थे कि उनकी ताकत के स्तर को बढ़ाया जाए, उनकी ताकत के स्तर को का लोहा माना जाए। बट अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? ऐसी कौन सी चीज है जो अब इन शीत युद्धों जैसे जो सोच है उसको रोकती है या इन चीजों को रोकती है? तो वो क्या है भाई कि पूरी दुनिया में ताकतवर देश बहुत सारे हैं, लगभग मतलब काफी देश जो है एटॉमिक पावर से लैस भी हैं। इसके अलावा इकोनॉमिकली भी अच्छे हैं और जो हमारी मिलिट्री है वो भी उनकी अच्छी है। तो इतनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद भी वो लोग आपस में लड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें इन लड़ाइयों पर क्या लगा दिया गया है, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन मार्क के होनी है कि नहीं होनी है। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई कोई भी अगर मसला आता है तो हम यूएन जाते हैं और यूएन से उसका मसले का हल निकलवाने की कोशिश पूरी की पूरी की जाती है। बट यहाँ पर एक चीज और भी है कि कुछ आम देश आपस में संधियां कर कर भी मसले हल कर लेते हैं। तो भाई उनका अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो स्तर है वो काफी अच्छा है, उनके अंतरराष्ट्रीय सहयोग काफी अच्छे हैं, काफी कारगर साबित हुए हैं। तो वहीं ताकत के जो बहुत सारे अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं कि मतलब बहुत सारे देश हमारी दुनिया में ताकतवर हैं लेकिन वो आपस में लड़ते नहीं हैं, और जो कुछ छोटे देश हैं या कुछ ऐसे संगठन हैं जो दुनिया के लिए खतरे में डाल सकते हैं, तो उन बड़ी ताकतों के होने की वजह से भी वो थोड़े से दबाव में रहते हैं। लेकिन फिर भी जितनी भी ताकतों के स्रोत हैं, जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, तो ये जो है ना मतलब नॉर्मली अब इस तरह का दबदबा नहीं करते कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा ये वाली चीज अब नहीं होती है। तो आगे की बात करते हैं देशों की मानसिकता। तो भाई सबसे पहली बात, अगर हम पूरी दुनिया के देशों की बात ना करें, सिर्फ अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि जिस तरह के उसके नागरिक खुश रहें, उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सब सुखद रहें और उनके भी अधिकारों का हनन ना किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सहयोग के साथ देखा जाए, सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सारे विकास किए जाएं।
यानी देशों की जो मानसिकता होती है, जो किसी भी देश की अपने देश के लिए, उसके नागरिकों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए जो मानसिकता होगी, तो वही मानसिकता तो और देश की भी होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना बुरा तो नहीं चाहता ना, कोई भी अपना बुरा तो नहीं चाहता। तो हर देश की एक ही मानसिकता है, वो क्या? विकास, व्यापार में सहयोग, सांस्कृतिक और आर्थिक बचाव, और उसमें भी क्या मतलब सहयोग। तो ये हो गई देशों की मानसिकता। इस लिहाज से देश आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब वो वाली बात है कि अगर हम ये कहें कि भाई हमें नहीं मतलब इंटरनेशनल लेवल से, हमें बस अपने देश से मतलब है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो हम तेल या फिर हम बायोगैस वगैरह लेते हैं खाड़ी देशों से, तो क्या हम अपने देश में बना लेंगे? हम पूरी पूर्ति कर लेंगे कच्चे तेल की? नहीं करवाएंगे। या मान लीजिए चाइना का कितना सामान हमारे देश में बिका करता था, तो क्या हम उससे व्यापार नहीं कर रहे थे? या हमारा कितना सामान बाहर के देशों में बिका करता है? या मान लीजिए बर्गर किंग, आप गए होंगे, बर्गर किंग जो है वो अमेरिका की कंपनी है, तो वो अपने जो कंपनी है वो यहाँ पे स्टैब्लिश करके बैठी हुई है, तो क्या उसको फायदा नहीं है? तो क्या हम अंतरराष्ट्रीय स्तर से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। ये विश्व एक कुटुंब है। एक महान चिंतक के शब्द थे कि ये विश्व कुटुंब है, कि यानी ये विश्व का परिवार है और परिवार से जुदा नहीं हुआ जा सकता। तो वहीं अब आगे बात करते हैं बैलेंसेस ऑफ पावर्स की। तो भाई एक बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा अच्छा उदार पॉइंट आप इसको समझ लें कि जिस तरह से आपको याद होगा कि 2016 में एक इजराइल का मुद्दा आया था। उस मुद्दे में अमेरिकी एम्बेसी इजराइल में लगने वाली थी, बट मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया और इसके बाद इस केस को यूएन लेके जाया गया। जो एक आम मानसिकता है, लोगों को लगता है कि अमेरिका को रोका नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यूएन के कहने पर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान दिया और मुस्लिम देशों ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान दिया, और ये जो मुद्दा था, जो जंग का रूप ले सकता था, वो वहीं सुलझ गया। यानी हुआ क्या कि जो ताकत है, वो ताकत अब किसी एक प्रभुत्व पे हम कह तो सकते हैं कि भाई फला बड़ा ताकतवर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ताकत का सिर्फ एक ही स्रोत है। चाहे स्रोत छोटा हो या बड़ा हो, वो स्रोत है, अवेलेबल है, एक अल्टरनेट यूज है। मतलब मान लो एक देश ताकतवर है तो दूसरा चाहे उसके बराबर ना हो मगर ताकतवर तो वो भी है। तो ये जो पावर्स के जो बैलेंस ऑफ पावर्स पूरी दुनिया में बना हुआ है कि ये और ये सब ताकतवर मतलब अपने अपने लेवल पे बने हुए हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को संभाल के चल रहे हैं। बात अगर बातचीत से सुलझाई जाती है तो बातचीत से सुलझाते हैं, इसके अलावा सहयोग से सुलझाई जाती है तो सहयोग से सुलझाते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास यूएन बचता है, यूएन से सुलझाई जाती है, या अगर कोई कार्रवाई करनी होती है तो उस कार्रवाई से पहले भी उस देश को बताया जाता है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारा बना हुआ है, ताकि कोई भी देश किसी दूसरे देश की तरफ से विश्वासघात के पॉट पे ना हो, उसको ये ना लगे कि भाई मेरे साथ विश्वासघात किया गया है या मुझे अंतर्राष्ट्रीय कुटुंब जो है उसका हिस्सा नहीं समझा गया है, ऐसा नहीं किया जाता। अब मसला आता है सुरक्षा का। तो भाई सुरक्षा के लिए सबसे पहली बात आती है कि हम खुद अपने देश की सुरक्षा करते हैं, मिलिट्री से, मनी से, विश्वास से, हर चीज से हम अपने देश की सुरक्षा करते हैं। तो हर देश अपने अपने देश की सुरक्षा करेगा, लेकिन सुरक्षा की बात होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों से। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई देश किसी दूसरे देश पे हमला कर दे, तो सुरक्षा की बात आती है। सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है कि भाई इंटरनेशनल लॉज जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, वो ये आज्ञा देते हैं कि यदि तुम्हारा मसला आराम से हल नहीं होता है तो तुम बातचीत करो, एक मंच लो, उसके बाद कार्यवाही भी की जाए, तो फिर ये उस लेवल पे की जाए कि जहां उस देश की गलती सरेआम नजर आ रही है और वो फिर भी मानने को तैयार ना हो। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए परंपरागत अपरंपरागत सोर्सेज हैं कि अगर मान लो किसी देश पर कोई हमला करना है या कोई देश आपस में लड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि भाई फला देश हम पे हमला करने वाला है, तो उससे क्या होता है कि मतलब वो अपनी सिक्योरिटी में भी काम कर लेता है, नहीं मान रहा तो सिक्योरिटी में काम कर लेता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई सा देश अपना परमाणु परीक्षण कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि अगर कोई देश अपना परमाणु परीक्षण कर रहा है तो वो ऐसी जगह चूज करता है जहां पर आम लोगों की जो आबादी है वो कम से कम हो।
तो भाई वहां क्या होता है कि परमाणु परीक्षण के वक्त जिस देश के करीब वो परीक्षण किया जाता है उस देश को बता दिया जाता है कि भाई यहाँ पर नॉर्मल परमाणु परीक्षण चल रहे हैं, ताकि उस देश को हमारी तरफ से किसी विश्वासघात की कोई हानि ना हो। तो उसके लिए ये काफी ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा भाई बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय ऐसे मुद्दे थे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति ने हल किया है। जैसे मान लीजिए कुवैत का मुद्दा था 1990 का, वो भी हल हुआ था। इसके अलावा इराक के मुद्दे रहते ही हैं, और जो मतलब सहयोग के मुद्दे हैं, यूरोप में बहुत सारे देश जैसे यूगोस्लाविया वगैरह, इन सबको अलग करना था, या इनको चेक या स्लोवाकिया को अलग करना था, तो उनको अलग करने के मुद्दे। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर तुम्हारी अच्छी है तो हर काम बातचीत से हल किया जा सकता है, जंग की जरूरत है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल और भी दिया जाता है कि मान लीजिए पिछले कुछ साल पहले जो बर्मा है वहां पर म्यांमार में काफी मतलब जनसंहार का कुछ ऐसा चल रहा था, तो काफी ज्यादा उसको पोलाइटली बोला गया और इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की गई। एंड इसके अलावा श्रीलंका का मुद्दा था हमारा सिंगलियो तमिल वाला, उसमें भी काफी ज्यादा कारगर भूमिका साबित हुई है। जैसे कि मान लीजिए उसको थोड़ा समझाया गया, इंडिया ने भी वहां पर शांति सेना भेजी थी। तो इसके अलावा या फिर मान लीजिए अभी कोई हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आग वगैरह लग गई थी, तो पूरा विश्व उसके लिए परेशान था। यानी कि अब जो विश्व है वो अपने आप को अलग समेट के नहीं रखता। किसी एक देश पर अगर कोई मुसीबत आती है तो दुनिया के सारे देश उसके लिए परवाहगुजार हो जाते हैं। पता चला कि भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सुखद और सुखमय होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोग इस देश में, इस दुनिया में रहते हैं, और उन सब के अधिकारों के लिए, उन सब के विकास के लिए ये जरूरी है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है और जो राष्ट्रीय स्तर है वो दोनों सुखद हो और विकासमय हो। इसी के अलावा यहाँ पर एक बात और की जाती है भाई, वैश्वीकरण की चुनौतियां, जो काफी ज्यादा मेन मोटिव एंड टॉपिक है। तो भाई हमें पता है इंडिया में वैश्वीकरण तो 91 में आया था नैप के द्वारा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा। तो भाई वैश्वीकरण में क्या होता है, लोगों का, विचारों का, सोच का, इन सबका प्रभाव होता है। यानी एक देश से दूसरे देश में इसका प्रभाव होता है, और ये प्रभाव अलग अलग तरीके का होता है। मोस्टली जो वैश्वीकरण को ज्यादा यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है व्यापार के लिए, व्यापार में सहयोग के लिए, कि एक देश दूसरे देश में जाकर अपना सामान बेच सके, अपनी कंपनी खोल सके, अपनी ब्रांच लगा सके। तो उसके जमीन पे वो जब अपनी इंडस्ट्री या कंपनी लगाएगा तो डेफिनेटली उसको वो पैसे देगा या टैक्स देगा, जो भी वहां पर लगाया जाता होगा वो उसको पे करेगा और अपने देश में ये फायदा लेके आएगा और उसके देश को ही फायदा करेगा। तो वैश्वीकरण जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो उसके अंदर क्या है कि भाई वैश्वीकरण से में के दौर में जब से दुनिया आई है तो पूरी दुनिया एक ऐसा प्रभाव बन गई है कि कोई भी अब किसी से अछूता नहीं। मान लो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, चाहे दुनिया का लास्ट कोना हो, हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बड़ी इजीली। तो यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को अपने तक नहीं रखा जाता, अब इसको पूरे विश्व कुटुंब में बताया जाता है ताकि मसले का हल भी निकाला जा सके। इसके अलावा लोगों की आवाजाही वैश्वीकरण के बीच में बढ़ी है कि लोग जो है एक देश से दूसरे देश जाते हैं काम करने और अपनी कंपनियां लगाने, या वहीं बस जाते हैं, या एक देश से दूसरे देश का नागरिक एक देश से दूसरे देश में नागरिकता लेता है, वहीं अपना घर निवास बना लेता है। तो भाई वैश्वीकरण की चुनौतियां हमारे लिए ऑलरेडी सबसे ज्यादा बड़ी क्या है कि जो वैश्वीकरण के प्रभाव वाले पॉइंट्स हैं, यानी व्यापार हो गया, या मान लो इसमें भी अधिकारों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि किसी एक के साथ ज्यादा ज्यादती हो जाए, किसी एक के साथ कम ज्यादती हो जाए, या मान लो ज्यादती होनी नहीं चाहिए नॉर्मली। तो वहीं यहाँ पे क्या चीज दिखाई गई है कि भाई वैश्वीकरण के लिए व्यापार का मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। तो सुखद सहयोगात्मक व्यापार होना चाहिए ताकि सभी देशों को फायदा भी हो और जो दूसरे देश हैं उनको भी फायदा पहुंच सके और लोगों का और नागरिकों का विकास इजीली किया जा सके। तो ये जो सारे मुद्दे थे तो ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति को बड़ा प्रभावित करते हैं। सपोज मान लो चाइना और हमारे बीच में व्यापार होता है, तो और जैसे मान लो इंडिया अमेरिका में व्यापार होता है सॉफ्टवेयर वगैरह इसका, तो अगर हमारी राजनीति अच्छी नहीं होंगी तो क्या हम व्यापार अच्छे से करेंगे? नहीं करेंगे। हमारी जो आपसी तनाव होते हैं
उनका असर हमारे व्यापार पे अक्सर पड़ता है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सुखद होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हम सिर्फ अपने देश से बिलोंग नहीं करते, अब हम बाकी देशों से बिलोंग करते हैं। वी आर द मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिटी, सो वी नीड। तो अब हमारे लिए क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई जो सहयोग है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जो विश्वास है उसको बनाए रखा जाए, जो सहयोग है उसको बनाए रखा जाए, और साथ ही साथ जो विश्व की राजनीति को इतना ज्यादा प्रभावी बनाने का जो मुद्दा है वो क्या है, लोगों का विकास, अधिकारों का जो है उसका ख्याल रखना, इसके अलावा और अंतरराष्ट्रीय लेवल को काफी सुगम बनाए रखना। इसका एक एग्जांपल ये भी था कि जब 1980 या 85 में ओजोन लेयर के छेद का पता चला था तो पूरी दुनिया के लोगों को परवाह हुई थी, क्योंकि दुनिया में अगर कोई एक देश तकलीफ में है तो उसका असर बाकियों पर भी पड़ेगा। सपोज कोई एक जगह हमारी दुनिया की खराब हो जाए तो उसका असर हम पर भी पड़ेगा। सो डेफिनेटली जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसको काफी ज्यादा कारगर मुद्दा समझा जाता है और काफी उस पर विचार किया जाता है, बिकॉज वी हैव टू लिव हियर। हमें यहाँ रहना है सुरक्षा के साथ, समृद्धि के साथ और विकास के साथ, और सभी देशों को अपने विकास और समृद्धि के विषय पर चर्चा करनी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर को शांतिपूर्ण बनाए रखना है। And if you understand this video, so please like, comment and share. Thank you.